हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग ने कहा था कि आप लोग को एटॉमिक साइज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए, जैसे कि आप सभी अभी क्लास ही 10th में हैं। हाँ, अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है t.me/biobookey। ओके, अब हम एटॉमिक साइज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक साइज़ होता क्या है? एटॉमिक साइज़ हम किसके लिए पढ़ते हैं? एटम्स के लिए पढ़ते हैं। बट एटम होते क्या हैं? हम एटम को इमेजिनरी मानते हैं। उसका शेप हम क्या मानते हैं? स्पेयर टाइप का। अब स्पेयर की वॉल्यूम हमें पता रहती है 4/3 πr³। तो वॉल्यूम ही से एटॉमिक साइज़ रिलेटेड होता है। जैसे कि डेफिनेशन लिखिए, It refers to the distance between the center of nucleus of atom to its outermost shell of electrons. ओके, और इसकी एक और डेफिनेशन हम समझ सकते हैं। Since absolute value of atomic size cannot be determined, it is expressed in terms of the operational definitions such as ionic radius, covalent radius, van der Waals radius and metallic radius. बट बच्चों, अभी आपको ये सारी डेफिनेशंस नहीं पढ़नी है, ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, इफ़ आप साइंस स्ट्रीम में जाते हैं तो। अब आप ये समझिए कि एटॉमिक रेडियस हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए, हमने एक एटम को क्या माना है? स्फीयर का शेप। सबसे पहले हम क्या करेंगे? न्यूक्लियस बनाएंगे। न्यूक्लियस हमने बनाया, इसके बाद हम इसके आसपास क्या बना लेंगे? शेल्स बना लेंगे। शेल्स, एक शेल बनाया, दो शेल बनाया, और जो इसका फर्स्ट शेल और सेकंड शेल का जो आसपास का डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहेंगे? रेडियस। ये हमारी क्या हो जाएगी? एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम। वी ऑलवेज दैट इमेजिन करते हैं कि एटम एक स्फीयर शेप का है, बस। लेकिन असलियत में आज तक किसी ने एटम को ना ही देखा है, ना ही महसूस किया है। एटम को एक इमेजिनरी स्फीयर शेप का हम लोगों ने माना है और साइंटिस्ट ने भी माना है। ओके, अब आप ये समझिए कि एटॉमिक साइज़ कैसे निकलेगा। हमने एटॉमिक साइज़ को वॉल्यूम के हिसाब से मान लिया है। एटॉमिक साइज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एटम। अब वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में क्लास 8 9th में कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 πr³। अब जैसे कि 4/3 वॉल्यूम एक कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। पाई क्या है? कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे कि हमें पता है कि 22/7 पाई की वैल्यू, और अगर इसको सॉल्व कर दो तो इसकी वैल्यू हो जाती है क्या? 3.14। सो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल क्या हुआ? आर। आर क्या है? रेडियस। अब बच्चों के दिमाग में यह आता है कि मैम वेरिएबल आखिर होता क्या है? बच्चों, वेरिएबल ये होता है जो चेंज होता रहता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है। इसी हिसाब से हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ एटम। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा रेडियस होगा, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा रेडियस होगा, तो उतना ज़्यादा एटॉमिक साइज़ होगा। इसी वजह से हम ये कहेंगे एटॉमिक साइज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ओके बच्चों, आप ये पूरे आपको हैंड रिटन नोट्स ना टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने एग्जांपल लिया है कि 2 क्लोरीन एटम है, एक क्लोरीन एटम है, दूसरा क्लोरीन एटम है। अब ये दोनों आपस में क्या करते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड शो करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड किससे होता है? शेयरिंग से होता है। अब जो इसकी बॉन्ड लेंथ हमने मान लिया कि ए बी है, तो रेडियस ऑफ एटम क्या हो जाएगा? Bl/2। Bl का फुल फॉर्म है बॉन्ड लेंथ बाय 2, तो हम इसको कह सकते हैं AB/2 इज़ द रेडियस ऑफ एटम। अब क्लोरीन जो होता है ना, वो कोवैलेंट बॉन्ड शो करता है। हमने पढ़ा था कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 287 है, 2 क्लोरीन की। ओके, तो इसी वजह से इसकी हम एटॉमिक साइज ऐसी मान लेते हैं बॉन्ड लेंथ में। अब आप अभी इतना डिटेल नहीं पढ़े, आपके टर्म 2 आने वाले हैं, इसी वजह से मैं कह रही हूँ अभी आप इतना पढ़ लें। और आपको इतनी डिटेल में क्वेश्चन आंसर पूछा भी नहीं जाएगा, बिकॉज ये इतना डिटेल में पढ़ा जाता है क्लास 11th में।
जब आप किसी भी कंपटीशन के लिए बैठते हैं, कोई भी आप अच्छे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। ओके, अब इधर आइए आप। अब हमने क्या बोला, हमें बहुत सारी एलिमेंट्स भी पता है और नोबल गैसेस के बारे में पता है। जैसे हीलियम है, 2 हीलियम के एटम की कैसे बॉन्ड लेंथ निकाली जाएगी, तो सिंपल से ये माना गया है, बिकॉज हीलियम 2 एटम तो हमें पता है कि आपस में मिलते ही नहीं हैं, तो हमने 2 हीलियम एटम को रख लिया दूर दूर और इसकी बॉन्ड लेंथ निकाल ली। बॉन्ड लेंथ बाय 2, बॉन्ड लेंथ हमने क्या की, Bl/2 यानी कि बॉन्ड लेंथ बाय 2 एटॉमिक रेडियस ऑफ हीलियम। अब हम आते हैं एटॉमिक रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे, किसकी एटॉमिक रेडियस बड़ी है किसकी छोटी। बिग एटॉमिक रेडियस, जैसे कि हमने यहाँ पे एटॉमिक रेडियस लिया, यहाँ पे कितने, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर 8 और फिर 1। अब इसकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी और इसकी कम, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मोर शेल्स मोर एटॉमिक रेडियस। जितना ज़्यादा शेल नंबर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगी। तो अब हम देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस का एक और वेरिएशन आया है कि एटॉमिक रेडियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल्स, यानी कि जितनी ज़्यादा शेल बढ़ेगी उतना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। अब यहाँ पे बोर्ड्स में 2 क्वेश्चन आते हैं कि डिफाइन एटॉमिक रेडियस इन द फॉर्म ऑफ वेरिएशन इन अ ग्रुप, और एक क्वेश्चन आता है वेरिएशन इन अ पीरियड। तो हम सबसे पहले क्या समझेंगे, वेरिएशन इन अ ग्रुप। सबसे पहले आप लोगों को ग्रुप 1 के एलिमेंट का नाम याद होना चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अब हम हाइड्रोजन को जनरली ग्रुप 1 में नहीं मानते, तो सभी हाइड्रोजन को अलग कर लीजिए, और फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो फ्रेंशियम को भी अभी नहीं हम मानेंगे। तो हम लिथियम से सीजियम तक का जाएंगे। अब सिंपल सी बात है कि लिथियम का पीरियड नंबर 2 रहता है। ये सब आपको याद करने की नहीं ज़रूरत है, बस आपको इसकी लिखने के लिए आएगा डेफिनेशन। पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले ना लिथियम में क्या होगा, 2 शेल्स हैं, फिर सोडियम में 3 शेल, पोटेशियम में 4 शेल, रुबेडियम में 5 शेल और सीजियम में 6 शेल। इसी वजह से जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। जितनी ज़्यादा शेल बढ़ती जाएंगी उतना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। इसी वजह से टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है इन अ ग्रुप्स। अब आप आइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीरियड नंबर क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ शेल्स। पीरियड नंबर क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ शेल्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। ये आप ये स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, फ्रॉम मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, जैसा कि मैंने आपको पूरा समझा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि एटॉमिक रेडियस मेजर इन पिकोमीटर। पिकोमीटर इस वजह से क्योंकि पिकोमीटर एक लेंथ की छोटी मेज़र करने वाली, पिकोमीटर एक छोटा मेज़र करने वाली लेंथ है। हम इसको, अब हम एटम्स को मीटर में नहीं कर सकते, क्योंकि मीटर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। हम पिकोमीटर में करते हो क्योंकि ये छोटे पैमाने में हम एटम्स की रेडियस को नापते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा करेंगे इसका मेन वेरिएशन की वेरिएशन अक्रॉस अ पीरियड। अब हमने जैसे पीरियड नंबर 2 लिया, तो पीरियड नंबर 2 हमें याद है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये क्या है, पीरियड नंबर 2 है। अब नियॉन ना ग्रुप 18 में आता है। हम नोबल गैसेस को पीरियड में अभी नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि नोबल गैस अनरिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करते। जैसे हम सिर्फ लिथियम से फ्लोरीन तक का इस वेरिएशन को स्टडी करेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का हम सिर्फ लिए, इन तीनों को हम कैसे देखेंगे, कैसे एटॉमिक रेडियस किस में ज़्यादा है किस में कम, ये हम देखेंगे। जैसे कि हमने अभी पढ़ा है हमने सिर्फ किसको लिया है। ऐसे तो सभी पीरियड 2 में आ रहे हैं, सबकी शेल नंबर सेम है,
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सभी का एटॉमिक रेडियस सेम है? नहीं, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि अब यहाँ पे सेकेंडरी टर्म आ जाती है, उसका नाम है ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ENC क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम इसकी अब स्टडी करेंगे। अब बिकॉज हम जब तक ग्रुप रहता है तब तक हम शेल को डिफाइन कर सकते हैं, वो प्राइमरी हमारी मतलब वेरिएशन को देखने के लिए प्राइमरी कंडीशन क्या है? शेल्स ग्रुप के लिए। बट अब पीरियड में सबकी शेल बराबर है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, किसकी एटॉमिक रेडियस बड़ी और किसकी छोटी? ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि जो कार्बन है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पहली शेल में 2 भरते हैं और दूसरी शेल में 4 भरते हैं कार्बन में। फिर नाइट्रोजन में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन पहली शेल में भरते हैं और पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन पहली शेल में भरते हैं और दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। सब में शेल का नंबर इक्वल है। अब हमें क्या देखना है कि ENC क्या होता है। ENC का फुल फॉर्म ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ENC। तो इस ENC होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन का था, कि मैंने हिंदी में लिख दिया था कि आप लोग को समझ में आए। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों? हल्के मास के होते हैं, और प्रोटॉन क्या होते हैं? भारी मास के होते हैं। अब जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव को चार्ज को करेंगे तो ये क्या होती है? इनमें फोर्स लगेगी। देखिए, हमने पूरा आपको हिंदी में लिख के दे दिया था कि आप लोग को समझ में आए। अब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जितना मास कम होगा उतना ही एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। बच्चों, घबराने की बात नहीं है कि आप लोग को एक्सीलरेशन वगैरह नहीं आता, ये सब आप 11th में पढ़ेंगे। अभी आप बस समझ लीजिए। देखिए, ENC की डेफिनेशन सबसे पहले समझिए। टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियस बाय विच इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। अब जो वैलेंस शेल में सिंपल सी बात है, एक वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल मतलब जो लास्ट की शेल होती है। अब उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे उनको हम क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आप ये समझिए कि अगर ENC बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, सो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। अब मैं आपको पूरा समझाती हूँ। देखिए, ENC क्या होता है? जैसे कि ये हमारा एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी शेल में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें पहली शेल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो स्टेबल है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, उसका घर भरा हुआ है, उसको आसपास के लोगों से कोई मतलब नहीं। परेशानी में कौन है? वैलेंस शेल, जिसका घर खाली है। उसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी? 8 इलेक्ट्रॉन की। लेकिन उस बेचारे के पास 4 इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है, तो उसका घर खाली है। अब उसके 4 इलेक्ट्रॉन वो उचके कूदेगा। अब क्या करे? तो ये क्या होगा? प्रोटॉन और जो 4 बाहर के इलेक्ट्रॉन है ये आपस में एक फोर्स करेंगे। इनकी पॉजिटिव फोर्स रहेगी, इनकी नेगेटिव फोर्स रहेगी। इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स आप कब पढ़ेंगे? क्लास 12th में। अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि क्या होगा। अब हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड को, जिसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा वो उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 प्रोटॉन क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। जब ये अपने तरफ 4 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो साइज़ क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। ठीक है, जब साइज़ कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हम एटॉमिक रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं किस में ज़्यादा है और किस में कम। अब इसने 6 प्रोटॉन ने 4 इलेक्ट्रॉन को उसको खींचा, तो इसका एटॉमिक साइज़ कम हो गया। अब इस पे आइए। नाइट्रोजन में क्या होता है? 7 प्रोटॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच रहे हैं। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नीट्यूड बढ़ गया है जितना ज़्यादा। अब यहाँ पे लिखा है ना, ENC इंक्रीजेस सो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ENC इंक्रीजेस सो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ठीक है, और अब ये आपको याद रखना है कि जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ेगा ना, ENC बढ़ेगा। यानी कि नाइट्रोजन में ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज ऑक्सीजन का ज़्यादा है। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या होगा? अब इसका ऑर्डर ये होगा कि एटॉमिक रेडियस
इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ENC, यानी कि जितना ज़्यादा ENC होगा उतना कम एटॉमिक रेडियस होगा, और अगर एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा होगा तो ENC उतना कम होगा। समझ में आया? मतलब कि अगर एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा तो ENC कम होगा, अगर ENC ज़्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस कम होगा। इसका मतलब ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज़ होगा, मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज़ होगा सो ENC भी इंक्रीज़ होगा। ये इंक्रीज़ का मार्क है, इंक्रीज़ का निशान है। ठीक है बच्चों, अब आप ये समझिए, सो इफ़ ENC मोर सो एटॉमिक रेडियस लेस, जितना ज़्यादा ENC होगा उतना कम एटॉमिक रेडियस होगा। अब हम क्या समझेंगे कि एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा है, फिर एटॉमिक रेडियस ऑफ नाइट्रोजन, और सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसकी है? ऑक्सीजन की। तो हम इस समरी में पहुंच गए हैं कि ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक रेडियस ऑर्डर ये होता है कि सबसे ज़्यादा कार्बन का होता है, फिर नाइट्रोजन का होता है, फिर ऑक्सीजन का सबसे कम होता है। अब ये स्टेटमेंट आप लोग लर्न कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और आपको क्वेश्चंस के फॉर्म भी आ सकता है। लेफ़्ट टू राइट कहाँ तक का? ग्रुप 17 तक का हम लेंगे। देन एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है फ्रॉम स्टार्टिंग टू ग्रुप 17 तक। नोबल गैस को हम अभी नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। रीज़न क्या होता है इसका? बिकॉज ENC इंक्रीजेज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट, सो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाती है। सो लिथियम क्या है? बिगेस्ट एटम है, और फ्लोरीन होता है स्मॉलेस्ट एटम। ओके बच्चों, तो आज का ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है एटॉमिक रेडियस। होप दिस विल हेल्प यू, एंड अगर आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए किस टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो बनाना है, और इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? t.me, चैनल का नाम क्या है? t.me/biobookie। ओके, थैंक यू बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपना अच्छा रिज़ल्ट लेके आइए, और बाकी कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए आपको नेक्स्ट टॉपिक में किस टॉपिक में आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू।